हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और ये फाइनल वीडियो है ज्योग्राफी का, जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2019 का। उसकी सीरीज में ये फाइनल लेक्चर है, चौथा लेक्चर है ये, जिसमें आज हम बाकी के जो लास्ट 25 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले जो पहले के जो 3 पार्ट हैं इससे वो नहीं देखे हैं, तो पहले आप प्लीज उनको देखें, ताकि आपको एक सीक्वेंस में आप चलें किस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर दी हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सारी चीजें समझ में आए। आज इन क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में इसमें 2 पैराग्राफ आए थे इस बार, उन पैराग्राफ को भी डिस्कस करेंगे, कैसे करके उनको सॉल्व करना था। क्या हमारी जो प्रायर नॉलेज थी उसमें वो काम आएगी, या फिर पूरा इस पैराग्राफ के बेस पे ही हमें सॉल्व करना था किस तरीके से। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 पैराग्राफ थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 126 नंबर है क्वेश्चन नंबर, इसकी आईडी है 282। ठीक है, हमने यहाँ इससे आगे तक के डिस्कस कर लिए थे, अब इसके बाद के डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म आर इरोजनल फीचर्स। आपको मैंने बताया था कि लैंडफॉर्म से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे, कि ये ग्रुप ऑफ जो लैंडफॉर्म है वो इरोजन से बनते हैं या फिर डिपोजिशन से है। तो आपको इनमें से, अब देखिए, इनमें से मैच करना है। और ये सारी चीजें मैंने करवाई है, अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उस पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट कास्ट रीजन में बनते हैं, जो कास्ट लैंडफॉर्म होते हैं उनके द्वारा बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब कास्ट लैंडफॉर्म में, कि अगर जी आ रहा है, स्टेलेक्टाइट होता है, एक होता है स्टेलेग्माइट। तो बीच में अगर जी आ गया, जी का मतलब है ग्राउंड। ग्राउंड पे अगर कोई चीज बनेगा, ऊपर से जो केव होती है, केव की जो छत है उससे टपक टपक करके जो अवसाद होता है, सेडिमेंट, वो नीचे और जम जाता है। तो ये क्या इरोजन से बना है, टपक के नीचे जम रहा है? नहीं, ये डिपोजिशन से बन रहा है। तो पहला तो हमें देखने की जरूरत नहीं, बाकी ये वैसे ही डिलीट हो गया। अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीचेस, जो समुद्र के किनारे बीच बनते हैं, नेचुरल ब्रिज बनते हैं। अब ब्रिज कैसे बनेंगे, जब किनारों की तरफ जब एक रिवर चल रही है, तो रिवर के किनारे की तरफ सेडिमेंट इकट्ठा हो गया है, तो अब यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है। बीचेस कैसे बने, जब समुद्री लहरें आती हैं और वो अवसाद जो लेके आई हैं वो आगे की तरफ, जहाँ पे स्थल भाग मिल रहा है वहां पे वो डिपॉजिट कर देती हैं। तो थर्ड भी वैसे ही यहाँ पे डिलीट हो गया है ना। फ्लड प्लेन सभी को पता है, और मोराइन सभी को पता है, ये डिपोजिशन के कारण बनते हैं। मोराइन यानी कि जो हिमोड़ है, जलोढ़ है, अब डिपोजिशन से तो बनेंगे। फ्लड प्लेन कैसे बनेंगे, जो बाढ़ का मैदान है, अवसाद जब नदी लेके आएगी, जब वो उस अवसाद को और ज्यादा आगे तक बहा कर ले जाने में समर्थ नहीं होगी, तो वो उसको वहीं पर डिपॉजिट कर देगी। तो तीनों डिलीट हो गई। कितना इजी है, बस आपको एक चीज फाइंड करनी है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इरोजन के द्वारा नहीं बनता है। अब जो सर्क है, यारडांग है, सर्क किसके द्वारा बनता है, हिम ग्लेशियर के द्वारा। यारडांग यारडांग जो है, यारडांग विंड के द्वारा बनता है। सिंक होल बनते हैं किसके द्वारा, जो कास्ट रीजन है, सिंक होल, शैलो होल, यूलाइन, युवाला, डोलाइन और पोलजे। और गॉर्ज गार्ज किसके द्वारा बनते हैं, गार्ज और कैनियन नदी के द्वारा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कार्टोग्राफी टेक्निक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। कार्टोग्राफी टेक्निक्स में 3 पोर्शन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1 कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र कला, नंबर 2 जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, और नंबर 3 जो स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट है, सांख्यिकी का। तो ये सांख्यिकी से पूछा गया है। इसी से रिलेटेड इन सभी सैम्पलिंग क्या होती हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और बाकी जो अदर सैम्पलिंग है, इनसे पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का क्या मतलब है, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है स्तरी स्तरित प्रदर्शित प्रदर्शी। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड हम किसी चीज को जब करते हैं तो स्ट्राटा हम बना देते हैं, कि निश्चित जो एक होमोजीनियस चीजें हैं उनको हम, जो एक समरूप चीज है उनको अलग करेंगे, उनका निश्चित हम एक ग्रुप बना देंगे, कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है वो सेम है, सिमिलर है। ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो सिमिलर है। जैसे एज का हम करें, तो अगर हमें एज में डिफाइन करना है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसमें हम स्ट्रेटिफाइड कर देंगे उनको स्ट्राटा में। ठीक है, स्तरीकृत कर देंगे उनको, यानी कि 0 से लेके 10 साल, 1 से लेके 10 साल के ग्रुप ये अलग है, 11 से 20 का ये अलग है, 21 से 30 का अलग है। तो इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है। फिर उनमें से रैंडमली क्या करती है, क्या किया जाता है, सैंपल्स को चूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही ऑप्शन देखो, आप लिखा हुआ है डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू, डिवाइड करो पॉपुलेशन को किसमें, होमोजीनियस ग्रुप में। होमोजीनियस मतलब जिनका रूप कैसा, वो समान हो, समरूप हो। ठीक है, एंड सेलेक्ट इक्वली बट रैंडमली,
और हर एक में से जो ग्रुप हमने बनाए हुए हैं उसमें से हर एक में से इक्वली बराबर लेकिन रैंडमली हमें हर ग्रुप में से 0 से लेके 10 में से रैंडमली उठाने सैंपल, लेकिन हर किसी में से बराबर उठाने। ये नहीं कि आपने पहले ग्रुप में से 4 उठा लिए, दूसरे में से 3, तीसरे में से 5, ऐसा नहीं। हर एक में से 2-2 3-3 उठाएंगे, 3-3 3-3 तो या फिर 4-4 4-4, लेकिन रैंडम उठाएंगे, कोई सा भी उठा लेंगे। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट सीक्वेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लैंड टू सी। अब आपने जब कोस्टल लैंडफॉर्म ओशनोग्राफी पढ़ी होगी तो सबसे पहला ही उसमें होता है जो अंडरग्राउंड, सी के अंडरग्राउंड जो लैंडफॉर्म होते हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लैंड से सी की तरफ, स्थल से समुद्र की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे बताना है, ना कि समुद्र से स्थल की तरफ। इसको जरूर पढ़ना है जो लास्ट का है। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते तो आप कई बार इसको उल्टा कर देंगे, तो ऑप्शन गलत हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सी प्लेन, डीप सी प्लेन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो शेल्फ तो सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल, ये क्या होगा, यहाँ से समुद्री खाट स्टार्ट होता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर क्या आएगा, प्लेन, फिर डीप, जो क्या होते हैं, गहरे डीप होते हैं, जिनको डीप भी कहा जाता है, ट्रेंच भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे पानी जब भरा है तो इसकी गहराई बहुत कम होती है, ओशनोग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अचानक से आता है क्या, स्लोप, फिर आता है डीप सी प्लेन, फिर आती है क्या, ट्रेंच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन था वो, और पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड हुए हैं अभी तक जितने तीनों बताए मैंने, रिपीट वाले हैं वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज करेक्ट, कौन सा ग्रुप इनमें से करेक्ट है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि समय के हिसाब से कौन सा इनमें करेक्ट सीक्वेंस है, जो कि जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, प्रोटोकॉल हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं ऑन क्लाइमेट चेंज एट ग्लोबल लेवल। मतलब ये सारे आपने पढ़े होंगे, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में कई सारे कॉन्फ्रेंस हुई हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड एग्रीमेंट हुए हैं, प्रोटोकॉल्स हुए हैं। तो कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही है, सबसे पहले कौन सा आया, फिर बाद में, फिर उसके बाद में, और सबसे रिसेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो बिना समय गवाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो करेक्ट होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हुआ था एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है वो 1922 का है। ठीक है, एजेंडा 21, इसके अंदर भी 3 चीजें आती है। ये सारे जो है ना एक सीक्वेंस में जब आप समझोगे तो तभी जाके आपको समझ में आएंगी। मैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको शुरू से लेके और रिसेंट अभी तक जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसकी पूरी एक वीडियो आपको बना करके दूंगा, जिसको आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको याद करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनको याद करना काफी मुश्किल होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1907 में हुआ था। फिर जो कॉप 10 हुआ है, कॉप 10 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर ही आते हैं। यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, उसी के अंदर आते हैं। तो ये हुआ था कॉप 10। कॉप 10 कब हुआ था, तो ये हुआ था 2004 में हुआ था। ठीक है, 6 से 17 दिसंबर तक ये चला था अर्जेंटीना में। और कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मतलब 2004 में। यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर आ जाते हैं। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, पेरिस और यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर ये फॉल करता है। ये हुआ था 2015 में, इसमें एग्रीमेंट आया था, और साइन ये 2016 में हुआ था। ठीक है, फिर आगे से और एक्सटेंड किया हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया, थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर है क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है, ऑफ द इवेंट पार्टनिंग टू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कि ये जो है आउट ऑफ रेंज आया है, आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन नहीं, इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक लाइन लिखी हुई है उसमें, पॉपुलेशन पॉलिसीज इन इंडिया। कोई भी क्वेश्चन किसी भी ईयर का आप उठा के देख लो, किसी भी साल का, किसी भी सेशन का, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, बस वो आपकी रेंज से बाहर है। उसको अपनी रेंज के अंदर लेके आओ, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं आता है। ये बिल्कुल भ्रांति है कि नेट के सिलेबस में कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पागल थोड़ी ना है जो एग्जामिनर है, वो इतने हाईली क्वालिफाइड हैं। कोई भी चीज अगर वो पूछते हैं तो सिलेबस के अंदर होती है, उससे रिलेटेड होती है, बस आपकी रेंज से वो बाहर है, उसको रेंज में अपने लेके आओ।
जैसे ये सिलेबस से पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं होता है। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे 130, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ये है MCH, ठीक है, MCH है। MCH जो है 1970, अब मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, 1977 में, ठीक है। कब आया था ये? 1977 में। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये कब दिया गया था? MCH 1977 में आया था। इसके बाद है CSSM, यानी कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड प्रोग्राम, ये कब आया था? 1992 में, जिस समय पे क्या हुआ था? एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 अभी ऊपर पढ़ा था, इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ा करो, याद करने में आसानी हो जाएगी। CSSM। इसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH। RCH दिया गया था, कब आया था ये? 1977 में, ठीक है। 1977 में अभी और कौन सी चीज पढ़ी थी हमने ऊपर? तो क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल और एजेंडा 21 से हमने इसको याद कर लिया। फिर आया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। NRHM आया 2013 में, 2013 में आया, और ये 2018 तक इसका टारगेट था। फिर इसको और एक्सटेंड किया गया 2018 में। 2018 में इसको एक्सटेंड किया गया कब तक के लिए? 2020 के लिए, ठीक है। ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। करेक्ट ऑप्शन इज 2, ठीक है। इसके बाद है 131 क्वेश्चन नंबर, आपको क्रॉप कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्रॉप कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इसका आंसर देना है। कौन सा क्रोनोलॉजिकल है? इस बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले किसका मेथड आया है, फिर उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वीवर का आपने नाम सुना होगा, काफी हर किसी ने वीवर का नाम तो सुना ही है। तो वीवर ने ही सबसे पहले जो क्रॉप कॉम्बिनेशन की थ्योरी है वो दी थी। कब दी थी? 1954 में। फिर उसके बाद रफीउल्लाह ने दी, फिर दोई ने, फिर कोपेक ने। तो क्या हो गया? CBAD। CBAD यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हैड हाई कंसंट्रेशन। शेड्यूल कास्ट यानी SC पॉपुलेशन का हाई कंसंट्रेशन किस स्टेट में है इंडिया के निम्नलिखित में से? 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार, ठीक है। और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि घट बढ़ते हुए से सबसे बड़े से सबसे घटते हुए क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है और सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट में है, यहाँ पर आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आपने इनको तो देखे, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जो ज्योग्राफी है इंडिया की, उस पॉपुलेशन ज्योग्राफी इंडिया से, इससे डाटा से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2019 से लेके 2010 तक के जितने भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इस जनगणना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए, उनको कंपाइल कर लो, और जो डाटा दिया हुआ है, जो जनसंख्या घनत्व, सेक्स रेशियो, और डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि, और साक्षरता, इन सभी को, और जो डेकेडल ग्रोथ रेट है, दशकीय वृद्धि दर है, इनको अच्छे से याद कर लो। 5 सबसे हाईएस्ट, 5 सबसे लोएस्ट, और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उनको याद कर लो, बस आपका काम बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन इनमें से, इन राज्यों में से उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में, तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश में, ठीक हो गया। इसके बाद देखो फिर से इंडिया की जो है सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया है। सेंसस से क्या क्वेश्चन है फिर से दोबारा, कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है, इन 5 स्टेट में से सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब ये भी कैसा ऑर्डर करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है और सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है, इस तरीके से ऑर्डर करना है, इस तरीके से अरेंज करना है। तो इतना तो सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होगी। अब जम्मू कश्मीर के बाद वेस्ट बंगाल में है या फिर असम में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, ठीक है। सेकंड यानी कि जम्मू कश्मीर में है, फिर उसके बाद असम में, वेस्ट बंगाल में, केरल में, और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में 134 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या पूछा गया है? करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है आपसे एनुअल रेनफॉल का, ठीक है, एवरेज रेनफॉल का। इसमें भी डिक्रीजिंग में बताना है, यानी कि सबसे ज्यादा एनुअल रेनफॉल कहाँ होती है? एवरेज। फिर उसके घटते घटते घटते, और सबसे कम रेनफॉल कहाँ पर होती है? डिक्रीजिंग में, ठीक है। तो एक बात आप इसको ध्यान से सुनो, कि जब ये है हमारा इंडिया, मैं आपको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। ये इंडिया है अगर, ठीक है, इस तरीके से अगर हम इंडिया को एक रफली बना दें, ये तो कुछ ज्यादा ही गलत हो गया है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से रफली अगर हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा
ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और यहाँ से ये है साउथ वाला रीजन, ये उत्तराखंड वाला रीजन, ये आ गया सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें ये, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट दिए हुए हैं, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम। तो इतना तो देखो ध्यान में रखो, हरियाणा है इस क्षेत्र में, हरियाणा राजस्थान के पास है। और राजस्थान हरियाणा सभी जानते हैं कि यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, डेजर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। थार का मरुस्थल इधर ही है। और मासिम राम का नाम सभी ने सुना है, मेघालय में है, मेघालय असम के पास है, तो ये है असम। तो असम, मेघालय, ये नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं इनमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा तो असम में होगी इन स्टेट के हिसाब से, असम में। और सबसे कम कहाँ होगी, हरियाणा में होगी। हरियाणा तो सबसे लास्ट में आएगा इसका मतलब, और असम सबसे पहले आएगा। तो केवल ये दो ही ऐसे स्टेट हैं, ये केवल यही दो ग्रुप दिए हुए हैं जिनमें हरियाणा सबसे लास्ट में है और असम सबसे पहले। ये वाला भी है असम सबसे पहले, तो कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन हरियाणा सबसे कम रेनफॉल प्राप्त करेगा इन स्टेट के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इनको फाइंड आउट करना है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो साउथ वेस्ट का जो गर्मियों का मानसून आता है, ग्रीष्मकालीन मानसून, उसमें वर्षा कराता है और कौन सा नहीं कराता है। और दे देगा तमिलनाडु भी एक नाम। तो तमिलनाडु में ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा नहीं होती है, कारण यह है कि यहाँ पे बीच में क्या है, अनाईमुड़ी पर्वत है। मानसून जब पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझा दूंगा, अगर आपको जानना है पूरी तरीके से तो आप कमेंट में लिखो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर अल्टीट्यूड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से, ये जो सॉरी यहाँ पे वहां पे हो नहीं रहा है, वो पेज वहां पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ और वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट में हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको ऑर्डर करना है। तो सबसे उत्तर में कौन से आती है, हिमालय में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, और फिर उसके बाद शिवालिक श्रेणियां वगैरह आती हैं, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम का नाम तो दिया नहीं है, लद्दाख का दिया हुआ है। अगर हम लद्दाख को भी देखें तो या तो ये सही होगा या फिर ये तो वैसे डिलीट हो गया, फिर या तो ये सही होगा या तो फिर ये सही होगा। काराकोरम के बाद आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर। लद्दाख और जास्कर आता है ना, तो लद्दाख तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी दिया है। अब जास्कर यहाँ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये डिलीट हो गया, और जास्कर में ये भी फिर डिलीट हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 135 का, थर्ड ऑप्शन। काराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल आते हैं, फिर उसके बाद शिवालिक श्रेणी आती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ठीक है। इसके बाद है 136। 136 में क्या है, यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइसबर्ग विल हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑन सी लेवल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो आइसबर्ग है, यानी कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं समुद्रों में, अंटार्कटिका में, अगर वो पिघलेंगे तो पिघलने से क्या सी लेवल में कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा, सी लेवल बढ़ेगा या घटेगा। तो जाहिर सी बात है सी लेवल जो है उसमें इम्पैक्ट आएगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर मेल्ट होगी आइस तो सी लेवल में इंक्रीज जाहिर सी बात है होगा। तो ये असर्शन जो है वो सही है। और रीजन क्या कह रहा है, 90% ऑफ आइसबर्ग सिंक्स इनटू सी वाटर। तो क्या 90 जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या वो केवल 10% है और उसका 90% भाग नीचे है पानी के, आइसबर्ग का पूरे। तो इसका जवाब होगा नहीं, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि 90% जो है आइसबर्ग वो नीचे है और केवल 10% ऊपर हमें दिखाई देता है। तो ये तो भाई साहब ये गलत है, ये क्या है, सही है, ठीक है। मेल्ट, अगर ये जो पूरा आइसबर्ग है ये मेल्ट होगा तो सी लेवल में राइज होना शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। ये आप इसको यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है 136 का, 136 का यहाँ पर दिया है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। लेकिन आप अगर देखें, हो सकता है कि किसी ने इसको देखा ना हो उस समय पे, तो आंटी ने ये वाला आंसर दे दिया है 4 का। लेकिन आप इसमें खुद दिमाग लगा सकते हैं, अगर मेल्ट होगी आइस तो सी लेवल में राइज होना शुरू हो जाएगा। और ये वो तो करेक्ट, और रीजन इसका गलत है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट 137, ठीक है। 137 में अगर हम यहाँ पे देखें, द एनिमल एट द एंड ऑफ फूड चेन, ये इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से पूछा गया है, फूड चेन का कॉन्सेप्ट से, ठीक है। द एनिमल एट द फूड एट द एंड ऑफ फूड चेन। फूड चेन आपने पढ़ी है, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, एनिमल्स आते हैं जो शाकाहारी एनिमल है, फिर मांसाहारी एनिमल, फिर उसके बाद
जो लास्ट में जो सर्वाहारी हैं वो सारे आते हैं, बड़े जो एनिमल हैं, कार्निवारस, ओमनिवारस, ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज होती है। अब एनर्जी इनके साथ साथ क्या होती है, घटती है। सबसे ज्यादा एनर्जी किनको मिलती है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ग्रीन प्लांट। आपने 10% का नियम पढ़ा होगा। फिर जब ये नेक्स्ट आगे बढ़ेगी तो 90% जो एनर्जी है वो ये ग्रीन प्लांट्स अपने आप को अपने भोजन में और अपने आप की वृद्धि में ऑब्जर्व कर लेंगे, और 10% आगे जो शाकाहारी जीव जंतु है उनको मिलेगी। फिर जितना 10% इनको मिली है, ये 10% एनर्जी का 90% खुद इस्तेमाल कर लेंगे और 10% आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से एनर्जी जो है आगे बढ़ते क्रम में घटते जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एनिमल एट द एंड ऑफ फूड चेन, जो एनिमल जो है यहाँ पे एंड में है फूड चेन के, हैव टू roam ओवर लार्ज एरिया टू obtain देयर फूड। यानी कि जो आहार श्रृंखला के अंत में आने वाले जीव हैं, उनको अपना आहार प्राप्त करने के लिए काफी बड़े क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। शेर, बाघ, चीते, इनको काफी दूर तक भागना पड़ता है। आपने सही बात है। और ये क्या कह रहा है, रीजन असर्शन तो सही है। और रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है पादप से दूर श्रृंखला, पादप से दूर की श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। और अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे 10% नियम के हिसाब से, तो जो आहार श्रृंखला की एनर्जी है वो घटते जाती है। तो रीजन तो यहाँ पे क्या है, गलत है। तो असर्शन सही है और रीजन गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, थर्ड, इसके बाद 138, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैविंग प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या लगातार वृद्धि हो रही है। तो जाहिर सी बात है उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। भारत भी एक विकासशील देश है, तो वृद्धि क्या है, लगातार बढ़ रही है। और रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो अगर ऐसा होता तो फिर इसका उल्टा होता। अगर जन्म दर घटेगी और मृत्यु दर बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी, तो जाहिर सी बात है घटेगी। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वैसे ही ये तर्क जो है वो गलत हो जाएगा। ए सही है और आर जो रीजन है वो गलत है। ठीक है, 139 यहाँ पे क्या दे रहा है, एग्रोपोलिटन अप्रोच टू रीजनल डेवलपमेंट postulated that rural development could be best pursued by linkaging, जो लिंकिंग करने से इट्स टू अर्बन डेवलपमेंट एट द लोकल लेवल। यानी कि क्षेत्रीय विकास, जो क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत है एग्रोपोलिटन दृष्टिकोण का, इसमें क्या धारणा अपनाई गई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास सबसे अच्छे ढंग से तभी किया जा सकता है यदि इसे स्थानीय स्तर पर ये जो स्थानीय स्तर पर शहरी विकास के साथ जोड़ दिया जाए। जाहिर सी बात है, जो स्थानीय स्तर है उसको उसका डेवलपमेंट सबसे अच्छे तरीके से तभी किया जा सकेगा, ठीक है, जब उसे शहरी विकास के साथ जोड़ दिया जाएगा। जब इन दोनों को अलग कर देंगे तो इसका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। तो यह अवधारणा जो है, असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन रीजन क्या कह रहा है यहाँ पे, रीजन कह रहा है, ठीक है, यानी कि रीजन क्या कह रहा है, क्षेत्रीय विकास हेतु एग्रोपोलिटन दृष्टिकोण में मुख्य रूप से विकेंद्रीकरण, लोकतंत्रीकरण और भागीदारी को लिया जाता है। ठीक है, दोनों ही सही बात है। लेकिन जोड़ दिया जाता है यहाँ पे, अगर आप इसको देखेंगे तभी इसका विकास होगा जब इनको शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्तर को जोड़ दिया जाएगा, तभी इसका विकास संभव हो पाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका कारण क्या है, जिसके जब दोनों के लिए प्लानिंग पॉलिसी बनेगी और जो स्थानीय स्तर है उसको भी बूस्ट करने के लिए जो है उनका अलग से बजट आएगा, अलग से उनको पॉलिसीज बना के दी जाएंगी जो उनके लेवल पे बेस्ट होंगी, तभी जाके उनका विकास हो पाएगा। तो क्या ऐसा है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो अभी मैंने बताया उसका रीजन ये होना चाहिए, यहाँ पर रीजन नहीं दिया, लेकिन है सही। तर्क और अभिकथन दोनों सही है, लेकिन जो है तर्क जो है अभिकथन का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आर और ए दोनों सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 140 का रेले स्कैटरिंग, ये फिर से उससे पूछा गया, रिमोट सेंसिंग जीआईएस का कॉन्सेप्ट है। रेले प्रकीर्णन जो है आकाश के नीले रंग का के लिए उत्तरदायी है। जाहिर सी बात है, जो रेले प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन का मतलब है जब वेवलेंथ इस तरीके से आती है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन और रेड, ठीक है, ऑरेंज भी बीच में। तो इस यहाँ पे धूलिकण है, धूलिकण जब इससे टकराती है ये वेवलेंथ ब्लू की, तो इसके कारण क्या है, ब्लू कलर चारों तरफ आसमान में बिखर जाता है, जिसके कारण हमें आसमान नीला दिखता है। तो असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या कह रहा है, इसका कारण क्या है कि रेले प्रकीर्णन तब घटित होता है जब वायुमंडलीय कणों का व्यास, वायुमंडल के जो कण है इनका व्यास
तरंग दैर्ध्य की तुलना में कम हो, तो कम होगा तब जाके क्या होगा, ये टकरा के चारों तरफ फैल पाएगी। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है। ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन आ गए कौन से, ये जो पैसिव है इसमें स्मिथ की पैसेज दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 5 क्वेश्चन आपको छांटने हैं, स्मिथ की थ्योरी से पूछे गए हैं क्वेश्चन। इसको पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एक बार, तब जाके आप इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन दिमाग में रहेंगे तो हमें उसमें से फाइंड करने में आसानी रहेगी कि कौन से क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बाजार क्षेत्र में सामानों की बिक्री, कौन सा कथन है जो बाजार क्षेत्र में सामान की बिक्री के लिए स्थानिक संदर्भ में सही है। एक क्वेश्चन ये है, उद्योग फर्म को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से उच्च चर, कौन सा चर किसी फर्म के इसके बाजार क्षेत्र में आपूर्ति करने के लिए फर्म की लागत में परिवर्तन हेतु स्थानिक संदर्भ में सही है। बाजार के अंतर्गत इस तरीके से हम 5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको ये करना है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, स्मिथ ने मांग और राजस्व को प्रभावित करने वाले कारकों के विश्लेषण में, ठीक है, उसने जो मांग और राजस्व है यानी कि रेवेन्यू और जो डिमांड है उसको उसने क्या किया, एनालाइज किया। निर्दिष्ट स्थान पर जो गिवन लोकेशन है, निर्दिष्ट स्थान पर किसी एक फर्म के लिए कुल बिक्री और राजस्व के विचलन को अभिपुष्ट किया है। पता नहीं क्या बोल रहा है, अभिपुष्ट किया है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इन द एनालिसिस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड एंड रेवेन्यू, ठीक है, डिमांड और रेवेन्यू को एनालिसिस किया किसने, जब स्मिथ ने, तो स्मिथ कंफर्म to the deviation of total sales and revenue for a single firm at a given location। जब उन्हें रेवेन्यू और सेल को एनालिसिस किया एक गिवन लोकेशन के लिए, तो क्या चीजें और आगे बातें कही गई यहाँ पे, but the volume of the demand count and hence the total revenue obtained can vary among possible location in accordance with variation in any ऑफ द कॉस्ट एंड डिमांड कंडीशन इन्वॉल्व। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन के आधार पे। इन क्वेश्चंस को आप अगर आपने स्मिथ की थ्योरी पढ़ी है तब भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप इसको ही पढ़ेंगे तभी जाकर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड इज अनलाइकली दैट पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट रेट्स, डिमांड फंक्शन, अभी आपको मैं डायग्राम बना के भी समझाऊंगा, इसको आप पढ़ेंगे पूरा। इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए वैसे, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ किस तरीके से आप इसको बिना पढ़े, आपने स्मिथ की थ्योरी अगर पढ़ी है पहले और जाहिर सी बातें पढ़ी होगी, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेल ऑफ गुड, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, किसके लिए, सेल ऑफ गुड के लिए। अगर किसी सामान को बेचना है तो इनमें से सबसे सही क्या होना चाहिए, विद इन द मार्केट एरिया इन अ रीजन, तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, कब कोई सेल प्रभावित होगी, कब कोई सेल प्रभावित होगी। तो इसका यहाँ पे अगर आप रीजन पढ़ोगे, सेल इज अ फंक्शन ऑफ हाउस होल्ड डिमांड। जो सेल है यानी कि जो बिक्री है वो डिमांड से प्रभावित होती है, क्या वो इनकम से प्रभावित होती है। इनकम बढ़े या घटे, जब तक हमारी मांग नहीं होगी, हमारी इच्छा नहीं होगी, हम किसी चीज को खरीदने नहीं जाएंगे। अगर हम नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है सेल प्रभावित होगी। इन्वेस्टमेंट से, अगर कोई इन्वेस्टर है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो कितना ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब तक जो ग्राहक है उसकी डिमांड नहीं होगी, उसकी मांग नहीं होगी, तब तक वहां पर जो है सेल प्रभावित नहीं होगी। कंजप्शन कंजम्पशन कितना ज्यादा हो रहा है ये भी डिमांड पर निर्भर करता है। तो सबसे जो सेल को है कौन प्रभावित करेगी, तो डिमांड प्रभावित करती है किसकी, ग्राहक की। तो इसको आप बिना बड़े भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ी है और आपको डिमांड और सप्लाई का थोड़ा सा अंदाजा है तो। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या है, which one of the following variable influence the industry firm is correct for the changes in the cost firm to supply goods to market area in the spatial perspective। यानी कि क्या कह रहा है ये कह रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें, ये कह रहा है उद्योग या फिर कोई फर्म को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा चर किसी फर्म के बाजार क्षेत्र में सामान आपूर्ति करने के लिए किसी फर्म लागत में परिवर्तन हेतु स्थानिक संदर्भ में सही है। यानी कि किसी जो बाजार क्षेत्र है, बाजार क्षेत्र में सामान की आपूर्ति के लिए उसमें जो लागत लगेगी, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो उसमें क्या लाएगा, परिवर्तन लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप देखेंगे, जो ढुलाई में
लागत में परिवर्तन लागत है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो दूसरी उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ढुलाई लागत में परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी ऑप्शन को देखो, जलवायु में परिवर्तन ऐसा तो स्मिथ ने कुछ भी नहीं कहा था, ये भी कुछ नहीं कहा था। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन देखोगे आप, ढुलाई में लागत में परिवर्तन। बाजार क्षेत्र के अंतर्गत किसी फर्म की लागत, किसी फर्म की लागत और राजस्व के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्मिथ ने एक डायग्राम का इस्तेमाल किया था, जिसे स्मिथ की जो थ्योरी है उसे क्या कहते हैं, स्पेटियल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि स्थानिक संबंध। ठीक है, स्थानिक जो संबंध है वहां पे सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये अंदर आना चाहिए इसके, इसको अभी हम सही करके बना देते हैं। ठीक है, क्या है ये देखो, स्मिथ क्या कहते हैं, फिर से गलत हो गया। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, अभी सही हो जाएगा ये। अब ये देखो, ठीक है, स्मिथ ने एक ये डायग्राम का इस्तेमाल किया था, इससे भी एग्जाम में दिसंबर या हाँ दिसंबर 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये है कि लोकेशन, इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होनी चाहिए, किसी इंडस्ट्री की कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं, इन सभी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। अब इससे पहले इन्होंने किन्ने दिया था, एक वीवर ने, जो सॉरी वीवर ने नहीं, ये कॉन्सेप्ट पहले भी दिया गया है, वीवर का ही इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कंसिडर किया था कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसे बढ़ेगी तो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन इन्होंने स्पेटियल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी थी, यानी कि कोई एक ये वाला जो क्षेत्र है, इससे अगर जैसे जैसे दूर बढ़ोगे तो क्या है, जो कॉस्ट अगर इससे बाहर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट अगर इससे बाहर जाएंगे तो कॉस्ट क्या है वो अपने आप ही यहाँ पे हमें घाटा होना शुरू हो जाएगा। इसके बीच में जो है वो घाटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो, इसको मान लो कॉस्ट, इसको मान लो क्या, जो रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो इनकम है हमारी, इसको मान लो कॉस्ट। देखो यहाँ पे अगर रेवेन्यू कम है, यहाँ पर अगर रेवेन्यू कम है तो यहाँ पर कॉस्ट भी क्या है, कलर चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर इस एरिया में अगर रेवेन्यू यानी कि जो कॉस्ट है वो कम है, तो यहाँ पर अगर इनकम कम है तो यहाँ पे कॉस्ट भी कम है। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट इनकम बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई है, तो यहाँ पे रेवेन्यू भी इनकम भी बढ़ गई है। और यहाँ पे मैक्सिमम अगर कॉस्ट है तो यहाँ पर कम से कम, सबसे कम यहाँ पे रेवेन्यू भी है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस बीच में रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो बराबर रहेंगे, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब फर्म की लागत और राजस्व के बीच में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो, ऋणात्मक मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। ठीक है, तो रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा बढ़ते 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 एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पे ये कॉस्ट का कर्व है, तो यहाँ पर रेवेन्यू सबसे कम हो गया है। ठीक है, रेवेन्यू और कॉस्ट में जितना ज्यादा भारी अंतर होगा, वहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो इनमें कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद है यहाँ पे बाजार क्षेत्र के अंतर्गत मांगी गई मात्रा के संबंध में, जो मांगी गई मात्रा है, ठीक है, उसके संबंध में लागत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही है। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड ऑफ डिलीवर कॉस्ट, जो डिलीवरी कॉस्ट है, प्लांट कॉस्ट प्लस सप्लाई कॉस्ट विद रेफरेंस टू डिमांड, डिमांडेड क्वांटिटी विद इन द मार्केट एरिया। ठीक है, ये मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया है, ये वाला मार्केट एरिया है। मार्केट एरिया में जो डिमांड कॉस्ट होगी, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी, डिमांड कॉस्ट होगी, यहाँ पर कैसी रहेगी, इन दोनों में ही बराबर रहेगी। लेकिन इससे अगर जैसे हम बाहर जाएंगे, यहाँ से हम जैसे ही बाहर जाएंगे तो हमें क्या है, घाटा होना शुरू हो जाएगा, और घाटा शुरू होना होगा तो हम इसकी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। तो इसके बीच में लेकिन जो कॉस्ट रहेगी वो कैसे रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके बीच में कॉस्ट कैसी रहेगी, तो इसके बीच में रहेगी कॉस्ट कांस्टेंट। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है, स्थिर, स्थिर रहेगी। इसके बाद है 45, 145, 145 का क्या है, बाजार क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ लेने के लिए, अगर हमें तुलनात्मक रूप से लाभ लेना है किसी फर्म का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक निर्णय सही है, जब जब फर्म द्वारा उत्पादित सामान्य मूल्यों में वृद्धि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इस डायग्राम से समझो, इस डायग्राम में क्या कह रहा है ये, कि अगर इनके बीच में ये जो दोनों पॉइंट है, इसके बीच में अगर कॉस्ट है और रेवेन्यू है वो दोनों बराबर है, तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर जो है कॉस्ट सबसे कम हो और रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो। तो हमें क्या करना होगा,
एक अल्टरनेटिव जगह खोजनी होगी, यानी कि वैकल्पिक स्थान की खोज करनी होगी जहाँ पे कॉस्ट सबसे कम हो और प्रॉफिट जो है सबसे ज्यादा हो, तभी जाके हमें तुलनात्मक रूप से लाभ हो सकेगा। अब एक दूसरा कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ है, इसमें भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 5 क्वेश्चन किससे आए हैं? ये आए हैं जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन में अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो कि ये पृथ्वी की वायुमंडलीय ऊर्जा बदल आर्द्रता प्रणाली, इन सभी से ये प्रबल शक्ति होती है, इन सभी से ये क्या है, एनर्जी लेते हैं। फिर इस प्रबल शक्ति होती है जो कि पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंधीय वायु राशि में पैदा होते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये उत्पन्न होते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच में जो विषुवतीय क्षेत्र है, इनके बीच में इनका समावेश होता है। ये जो है प्रतिवर्ष 80% जो टोटल चक्रवात आते हैं उसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ इतने शक्तिशाली होते हैं जो हरिकेन हरिकेन और टाइफून की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। हरिकेन और टाइफून क्या है? एक कैटेगरी है। सबसे पहले बनता है एक डिस्टरबेंस, फिर वो बनता है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी जब आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने के क्रम में वो क्या बन जाएगा? वो स्ट्रोम बन जाएगा। स्ट्रोम में फिर हरिकेन टाइफून का रूप ले लेता है, फिर वो टोर्नेडो का रूप ले लेगा, फिर वो जो सीवियर स्ट्रोम जिसे कहेंगे उसका रूप ले लेता है। स्पीड के आधार पर है, डैमेज के आधार पर, ठीक है। उच्च गतिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात प्रणाली निम्न का निर्माण मध्य अक्षांशों में बने चक्रवातों से पूर्णतया भिन्न होता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वायु जो है सम्मांग वाताग्र रहित बिना टकराहट वाली होती है। यानी कि जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन तो दो फ्रंट से बनते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? जो ट्रेड विंड्स होते हैं, ठीक है, और बिना टकराहट के, यानी कि इसमें एक ही तरह की विंड होती है, वो ही कोरियोलिस फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ में घूमती है और ऊपर बन के एक साइक्लोन का रूप ले लेती है। तो इसमें ये बिल्कुल भिन्न होते हैं उनसे। इनमें जो है उष्णकटिबंधीय में चक्रवात में निम्न दाब जैसे अटलांटिक से गुजरता है तो तीव्र उष्णकटिबंधीय तूफान में परिवर्तित हो जाता है। सही बात है। एक आम धारणा बन चुकी है कि यदि वे अपने मार्ग पर समय पूर्व प्रबल हो जाती है तो उसका रुख जो है अटलांटिक की ओर उत्तरी दिशा में मुड़ जाता है। इसको पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है, और अमेरिका को वो छोड़ देता है, ठीक है। इसके बाद है यह भयावह स्थिति 40 डिग्री पश्चिम देशांतर है, ठीक है, 40 डिग्री पश्चिम देशांतर के पास होती है। आधिकारिक रूप से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो प्रति वर्ष 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक आते हैं। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के अनेक रूप होते हैं, सही बात है, जो आकार, वेग और रूप और मौसम स्थितियों के हिसाब से अलग होते हैं। अभी मैंने बताया था इनको स्ट्रेटेजी बांटा गया है, किसके आधार पे? स्पीड और डैमेज के आधार पे, इनका रूप के आधार पे, ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होते हैं तथा महानगरों में अत्यधिक तेज और अत्यंत तेज वेग से गुजरते हैं। ये अत्यधिक ताकतवर होते हैं टेम्परेट साइक्लोन, सही बात है। चक्रवातों के केंद्र में अत्यधिक उच्च दाब होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर बीच में एक उच्च दाब होगा तो हवा ऊपर कैसे उठेगी? लो उच्च दाब नहीं, लो प्रेशर होना चाहिए, ये गलत है। सी गलत है, सी गलत है मतलब ये डिलीट हो गया, ठीक है। और डी, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कार्य विभिन्न भागों में एक जैसा होता है, एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। ए और बी इसके करेक्ट हैं, ठीक है। अलग अलग, जैसे जब स्पीड अलग होगी तो स्पीड अलग होने के साथ साथ में डैमेज भी अलग अलग प्रकार का होगा, तो ए और बी इसके करेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और बी इसके करेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद है 177। 177 में क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है व्यापारिक पवनों के कारण पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर ये मुड़ जाते हैं, तो ये सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है विनाशकारी खतरे नहीं होते हैं। तो कौन सा इसमें बताना है? ये सॉरी, इसमें सही नहीं है बताना, ये तो सही है, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा फिर। विनाशकारी खतरे नहीं होते हैं, तो ये विनाशकारी खतरे होते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। आईटीसी जेड के पास निकट पैदा होते हैं, तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। जो सही नहीं है उसको बताना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि से गुजरने पर कमजोर पड़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो समुद्र से अपनी एनर्जी लेते हैं। अब समुद्र से एनर्जी लेंगे तो जैसे ही स्थल भाग में पहुंचेंगे वो एनर्जी उन्हें नहीं मिलेगी, लेटेंट हीट, तो उसके कारण वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय निम्न दाब सघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही वो पार करते हैं। अभी ऊपर पड़ा था, जैसे ही वो अटलांटिक महासागर को पार करते हैं तो उनका जो लो प्रेशर है सेंटर पॉइंट का, वो और भी ज्यादा सॉलिड हो जाता है और वो स्ट्रोम में, जो ट्रॉपिकल स्ट्रोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अटलांटिक महासागर को पार करके।
इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन, सर नहीं भी नहीं, अभी एक और है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तरी दिशा की ओर उत्तरी अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है? तो 40 डिग्री पश्चिम की तरफ अभी ऊपर लिखा हुआ था, पड़ा था, तो जैसे ये पार करते हैं तो ये इनकी दिशा कैसी हो जाती है, उत्तर की तरफ हो जाती है और अमेरिका को ये छोड़ देते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पे 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज्यादा आते हैं। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व करे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी, और पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और कोई भी कॉन्सेप्ट है जो जिनमें डिटेल में बैकग्राउंड की इनकी जरूरत है, तो मैं इनको अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से आप उनको सॉल्व करोगे, क्या पीछे का उनका बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सारी चीजें आएंगी। और प्लीज चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।